हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी कहानी बहू और बेटी में। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। सरिता स्वयं को उतना उत्साहित नहीं पा रही थी जितना कि 6 माह पश्चात घर लौटने पर उसे होना चाहिए था। स्पष्ट कुछ भी न था, बस लौटना था, इसलिए लौट रही थी। चाइना का उसका 6 माह का वीज़ा समाप्त होने पर था। यह समय वह अपनी बेटी, दामाद और 2 नटखट नातियों के संग बिताकर अब अपने घर आ रही थी। यहाँ भी उसका भरा पूरा परिवार था। एक ही घर में ऊपर नीचे की मंजिल में दोनों बेटे सपरिवार रहते। मकान तो उसके पति का ही बनाया हुआ है और यहाँ उसका निराधार भी नहीं होता था। फिर भी मन की उचाट है। पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने बुलावा भेजा था ताकि मन बहल जाए। कुछ दिन रहना तो आखिर यही है, अपने वतन और अपने लोगों के बीच, और यही उसे पसंद भी है। हवाई जहाज़ की उड़ान भरते ही उसने अपनी दृष्टि पास वाली छोटी सी बंद खिड़की के पास गड़ा दी। हवाई टिकट बुक करवाते समय वह सदैव खिड़की वाली सीट के लिए ही आवेदन कर देती है। केबिन के खिड़की से बाहर देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम अलौकिक दर से दूर तक फैला, अनंत दूर, बहुत दूर एक होते पृथ्वी और आकाश, बस और कुछ नहीं। कहाँ दिखता है यह सब? महानगरों की बहुमंजिली इमारतों के बीच। बादलों के आ जाने पर हवाई जहाज़ उनके भी ऊपर चला जाता है। सफ़ेद रुई के फाहों जैसे बादलों के ऊपर यह दर से एकदम अलग होता है। पहले तो ये नज़ारे सदैव ही उसके मन में पुलक जगा जाते थे, पर आज ये भी उसे अधिक समय तक नहीं बांध सके। वह आंखें मूंद अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी। कितना बदल गया है समय। जब उसका विवाह हुआ था तो सास अर्थात बिन ताज की एक छत्र सामग्री थी। उस पर उसकी सास तो कठोर और निर्मम थी ही। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि कभी दबी जुबान से ही पत्नी के पक्ष में बोल देते। घोर अन्याय तक की बातों में भी खामोशी रहते पुरुष जो ठहरे। पर सरिता को अपने बड़े बेटे समीर का बहुत ही सहारा है। जाने किस मिट्टी का बना है वह, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। उसने माँ की पूरी देखभाल करता है और अपनी पत्नी वसुंधरा को भी प्रसन्न रखता है। क्यों न हो, दोनों ने अपनी इच्छा से ही तो विवाह किया है। बेंगलोर में दोनों ने एक संग मैनेजमेंट का कोर्स किया, दोस्ती हुई और विवाह का फैसला कर लिया। कितना परेशान हो गए थे वे दोनों। वसुंधरा को एक शब्द भी हिंदी बोलनी नहीं आती, बताया था समीर ने। तो माँ ने कहा, अब हमें भी क्या अपने घर में अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या फिर तमिल सीखनी पड़ेगी। झुंझलाकर पिता भी यही सब कह रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। सादे से विवाह समारोह के पश्चात बेटे बहू ने प्रयत्न करके उसी शहर में नौकरी ढूंढी और एक संग रहने का फैसला भी किया। वसुंधरा ने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यानी कि सास ससुर को, बल्कि साल भर के भीतर हिंदी बोलने समझने तो लगी थी। साथ में ही वह कुछ शब्द पंजाबी के भी सीख लिए थे। बहुत आदर सम्मान करती थी सबका। उसके नौकरी करने से सास पर ही काम का सब बोझ न आ पड़े, इसलिए दिन भर के लिए आया की भी व्यवस्था कर दी थी। और जल्द ही घर नन्ही किलकारियों से भी गूंज उठा। इतना कुछ पाकर भी बस एक अरमान रह गया था सरिता जी के मन में कि दूसरी बहू तो वह अपने कुल गोत्र की ही लाएगी, अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह अपने बेटे रंजन के जरिए पूरे रस्मी रस्म और रिवाज के साथ ब्याह रचाएगी। बहुत सी लड़कियों से मिलवाने के बाद रंजन ने माधवी को पसंद किया। पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और सरिता ने बहू माधवी का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया और अपनत्व देने का प्रयत्न किया। पर वह बहुत ही जो सबसे खींची खींची अलग थलग ही रहती, अपने कमरे में चुपचाप कुछ पढ़ती रहती अथवा रेडियो चलाकर आंखें मूंदे लेटी रहती थी। सरिता उससे बात करने का प्रयत्न भी करती, लेकिन वह या तो चुप ही रहती अथवा रुखा यानी संक्षिप्त सा उत्तर देकर चली जाती। सरिता को अपने प्रति किया हुआ व्यवहार तो न करता। यदि रंजन और माधवी आपस में ही हंसी खुशी रह लेते तो, पर दोनों का भी तो मुँह अलग अलग दिशा में रहता था।
वह यह भी नहीं कह सकती कि पूरा दोष बहू माधवी का ही है। उसका बेटा भी तो कम आत्म केंद्रित नहीं था, साथ ही पूरी तरह से पुरुष सत्तात्मा की सोच भी थी। उसकी कहाँ गलती हो गई है? उसके लालन पालन में संस्कार तो उसने अपने दोनों पुत्रों में एक से ही डाले थे। वह इस आशा में ही कि मेरी परवाह भले ही ना करें, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी को तो प्यार करेगा, वह किसी तरह आपस में ही सामंजस्य बिठा लें, यही सोचकर उसने ऊपर वाला हिस्सा उन्हें अलग रहने के लिए दे दिया था। प्राय ऐसा होता है कि बहू सास से प्रताड़ना पाती है और अपना समय आने पर ब्याज सहित अपनी बहू से वसूलती है, पर सरिता जी ने इसके विपरीत ही सब कुछ तय किया था कि जो कुछ उसने खुद सहा है, सुना है, वह उसकी बहुओं के साथ न हो। वह उन्हें बेटियों सा ही स्नेह देती। बड़ी से तो खैर उसे कोई शिकायत न थी, पर माधवी, और जब उसे मालूम था कि वसुंधरा अपनी बीमार माँ को देखने गई हुई है, तब भी क्यों उसे घर पहुँचने का उत्साह नहीं हो रहा। समीर उसे हवाई अड्डे लेने आया। रास्ते में उसने बताया कि रंजन और माधवी में तनातनी कुछ बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई है। उनके बीच होते तकरार प्राय ही नीचे भी सुनाई देते रहते। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर के भोजन के पश्चात बस सरिता जी लेटी थी। बाहर आहट हुई, बाहर के दरवाजे की सांकल भी खुली। नीचे के हिस्से में उस वक्त कौन जा रहा है ये देखने कमरे के बाहर आई तो पाया कि माधवी खड़ी है। द्वार के पास एक अटैची लेकर भी साथ में रखी हुई है। कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहरी में? सास ने पूछा तो बहू ने कहा, अभी सोचा नहीं है। सास ने कहा, इसका मतलब आपके बेटे ने कहा है कि यह घर उसका है और मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो सरिता जी ने उसका थामा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेकर आई, स्नेहपूर्वक, और अपने पास बिठाया और कहा, हाँ अब बताओ। पर वह तो मुँह खोलने को भी तैयार नहीं थी। माधवी, तुम इस घर में ब्याह कर आई हो। अब यह घर उतना ही तुम्हारा है जितना रंजन का है। घर तो, बहू ने कहा, घर तो आप लोगों का है, रंजन का है, मेरा कैसे हो सकता है? तो सास ने कहा, फिर तो यह घर मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी तरह ब्याह करी आई हूँ। तो ये बताओ, तेरा और मेरा घर कौन सा है? माधवी चुप ही बैठी रही। माँ के घर सुनते रहे हैं कि बेटी पराया धन है और ससुराल का घर तो पति का होता है। भले ही यह घर स्त्री ने एक एक तिनका करके जोड़ करके बनाया हो, उस घर की दिन रात देखभाल भी करती है, अपने से पहले पति और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती है, फिर भी घर उसका नहीं। अच्छा तो फिर ये बताओ, उसका घर कौन सा है? सासू ने पूछा। क्या पता, माधवी ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हमने कभी संग बैठे बातें नहीं की हैं, सुख दुख नहीं बांटा है। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। सब कुछ सरिता जी अपनी बहू से कहती है। माधवी की तरफ से कुछ भी एक शब्द भी नहीं सुना तो सासू ने खुद ही अपने आगे से बढ़कर कहा कि जब तुम्हारे मायके में कोई समस्या होती थी तो तुम अपनी माँ से अथवा घर के किसी अन्य सदस्य से बात कर मन का बोझ हल्का कर लेती थी न, वैसे ही आज भी कर लो। चलो पहले मैं तुम्हें मेरी बीती बताती हूँ, तब तुम्हें शायद मन थोड़ा सा हल्का हो जाए और तुम्हें शायद मन की बात कहने का हौसला भी मिल जाए। मेरा विवाह हुआ तो मेरे साथ क्या होता था यह जानती हो? शाम को बेटे के घर में घुसते ही दिन भर की शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाती थी। अम्मा को कंडूब शाही जीवन जिया था। अम्मा को तो मेरी हर बात नागवार गुजरती, मेरी हर बात को नुताचीनी करती। वह पति के मित्रों के साथ हंसकर बात कर लेना भी उन्हें एक अपराध सा लगता था। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि माँ से कहते, माँ अब सिर ढक कर रहने का जमाना नहीं रहा है। अपनी पत्नी की हर बात, हर ज़रूरत को नज़रअंदाज कर अपने माता पिता की ही हर बात सुना, यही तो उस जमाने में आदर्श बेटा होने का परिणाम था। यूँ पूरा दोष अम्मा का भी नहीं था, पढ़ी लिखी वह भी नहीं। उस समय स्त्रियों की बातचीत का मुद्दा प्राय इधर उधर की शिकायतें मिन मेख निकालने का ही तो होता था। फिर उन्होंने स्वयं बहुत ही प्रताड़ना सही थी। युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो गई।
पहले की महिला आर्थिक सामाजिक रूप से पूर्णतः पति पर ही निर्भर थी, तो ससुराल की सब धौंस चुपचाप सहती थी, पर अब शिक्षित होने पर वह उतनी निर्भर नहीं है, उसमें आत्मविश्वास भी आ चुका है, तो अब वह ये सब क्यों सहे। पर सास की छवि आज भी वही है और इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, जबकि दरअसल उनकी ज़रूरत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मिलजुल कर रहने से दोनों का ही लाभ है। माँ की नौकरी करने पर छोटे बच्चे दादा दादी की स्नेह की छत्र छाया में पलते हैं और वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप का सहारा बन जाते हैं। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आधुनिक हो, परिचित माहौल को छोड़कर नई जगह में बसने का भय, एक झिझक तो होती ही है। उस पर यदि घर की प्रमुख स्त्री यानी सास विद्रोह खेमे में ही खड़ी हो तो समस्या और भी बढ़ जाती है। तुम्हारे मन में भी शायद यही मेरी छवि बनी हुई है। सदियों से चली आ रही है ये, इस परंपरा को तोड़ना इतना आसान भी न होगा, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नई नवेली दुल्हन का विशाल हृदय से स्वागत करें। यह तो संभव है ही, हम आपस में माँ बेटी सा रिश्ता कायम कर लें, दोस्ताना व्यवहार करें, एक दूसरे के सुख दुख को समझें। हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है और इसके लिए पुरुषों के विरुद्ध झंडा उठाने की भी ज़रूरत नहीं। हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का दर्द पहचानना है। सौभाग्यवश आज की सास शिक्षित है, उसकी सोच संकुचित नहीं रह गई। अब वह घर बैठकर हर समय बहू की नुक्ताचीनी करने में अपना समय नहीं गंवाती। उसकी अपनी रुचियां हैं, सामाजिक दायरा है। अब आई बात रंजन और तुम्हारी, प्रयत्न करके समस्या का हल न हो तो भी अनेक का होता है, बशर्ते हम उसे शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाने का प्रयत्न करें। यदि रंजन कुछ गलत करता है और सोचता है कि पुरुष होने के नाते अथवा इस घर का सदस्य होने के नाते उसकी मनमानी चल जाएगी, तो वह गलत है, गलत सोच रहा। यदि वह तुम पर अन्यायपूर्ण बात थोपता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसकी माँ होने के नाते सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। और यदि तुम कोई गलती करोगी तो तुम्हें भी डांट सकती हूँ, क्योंकि तुम भी अब इस घर की बेटी हो। जया खिसक कर माधवी के करीब आ गई और स्नेहपूर्वक उसे आलिंग बंद कर लिया। माधवी एक पल के लिए रुकी रही, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है। उसने अपने झिझकते हुए फिर कस से सरिता का आलिंगन किया और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर आंख मूंद ली। फिर आंसुओं को पीते हुए बोली, माँ, मैंने तो हमेशा ही इस घर को और आप सभी को अपना समझा, पर इनका रूखा व्यवहार मुझे निराश करता चला गया। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत कुछ समझने और जानने लगी हूँ। बस एक परायेपन की फांस थी जो आज आपने बहुत कुछ कहकर और प्रेम अपनेपन से दूर कर दी है। सच में खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है। सरिता प्यार से माधवी के सिर पर हाथ फेरने लगी। और आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि सारी सास एक जैसी नहीं होती हैं और माँ बेटी का रिश्ता बन जाए तो सास की जगह है माँ का ही नाम निकलेगा। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसकी सास की जो नाम है इसको भी मिटाना।